देश में चुनाव समाप्त हो गए हैं, लेकिन झारखंड की राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि झारखंड में 4 महीने के भीतर ही विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में राजनीति गलियारे में कई ऐसे चर्चे हो रहे हैं। इस वक्त मैं कह सकते हैं कि सीपीआई कार्यालय में मौजूद और हमारे साथ सीपीआई के नेता अजय कुमार सिंह मौजूद हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा और आने वाले विधानसभा में पार्टी किस स्तर पर मेहनत कर रही है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपने लोकसभा के चुनाव लड़ा, कह सकते हैं कि झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपने 4 जगह से चुनाव लड़ा, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका, जैसे चतरा, 4 जगह पे चुनाव लड़ा। लेकिन अगर चारों जगह पर जो परिणाम आपके आए, आपके फेवर में नहीं आए। क्या लगता है कि विधानसभा 4 महीने के भीतर ही चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारी है पार्टी स्तर पर? देखिए, आपने कहा कि परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए, लेकिन हमने जो परिस्थितियां उठाई है और जो आप हमने आवाजें उठा जनता के बीच में आप अपनी आवाजों को उठा रहे थे, जब संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए चुनाव हो रहा है, एसटी-एससी के आरक्षण के सवाल पर और संविधान को बदलने के सवाल पर और विकास के नाम पर बेरोजगारी के खिलाफ ये चुनाव हो रहे थे। तो हमने ये मुद्दा अपने क्षेत्रों में जहां भी चुनाव प्राथमिकता से उठाने का काम किया। जनता ने कहा कि आपने अच्छे मुद्दे को उठाया है, लेकिन चूंकि इस बार हमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में चुनना है, राजनीतिक मुद्दे आपके बहुत अच्छे हैं, जनता ने हमारी सवालों को बहुत गंभीरता से सुनने का भी काम किया। तो गंभीरता से जब हम बातों को उठा रहे थे, लगातार संघर्ष के दौरान हम लोग जा भी थे, प्रचार प्रसार के दौरान जा भी रहे थे, तो परिणाम परिस्थिति के अनुकूल आता है। राजनीतिक परिस्थितियां कभी अच्छी चीजों को भी सुनने के बाद भी राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब जनता के बीच हम अपनी बातों को लेके जाते हैं, तो जनता के बीच में चर्चा होती है कि हमारे लिए लड़ कौन रहा है। महंगाई के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है, बेरोजगारी के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है, अगर हम सीएनटेक की रक्षा की बात करने की बात है, तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो कौन लड़ रहा था। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप पहले कवरेज में थे कि जब 2014 में मोदी की सरकार बनी थी, तब 3 जनवरी 2015 को इसी कार्यालय में समूचे विपक्षी गठबंधन के नेताओं को एकजुट करके हमने यहाँ से एक उलगुलान किया था। और उलगुलान ये था कि मोदी सरकार ने वो भी अमेंडमेंट बिल लाया था कैबिनेट के द्वारा कि जमीन का अधिग्रहण होगा, लेकिन उसके लिए हम किसी का इच्छा नहीं, किसी जबरदस्ती भी हम कब्जा कर सकते। तो हमने एक उलगुलान यहाँ से शुरू किया था। उसका परिणाम था कि मई में 4 मई को जो ऐतिहासिक बंद हुई थी यहाँ जमीन के मुद्दों को लेकर, उसमें हमें सभी पार्टियों को एकजुट करने का काम किया था और लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे थे, जिसका परिणाम था कि 2019 में हमने रघुवर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। हमने रघुवर सरकार की हर गलत नीतियों का विरोध किया। आप देखेंगे, चाहे गोला गोली कांड हो, चाहे बड़का गांव गोली कांड हो, चाहे खूंटी में गोली कांड हो, ये सब जमीन सरकार जबरदस्ती जो जमीन अपने पूंजीपति मित्रों को दे रही थी, उसके खिलाफ हम लोग ने धारदार आंदोलन चलाया। उसका परिणाम हुआ 2000 में सरकार का परिवर्तन हुआ। चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, उस पर हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक काम करने का काम किया। अक्सर देखा जाता है कि आपके पार्टी से वैसे लोग जुड़े ज़्यादा होते हैं जो ग्रामीण इलाका के लोग आते हैं, और आपने हमेशा अपने पार्टी का स्तर से जमीन का मुद्दा उठाया है। इसका परिणाम झारखंड में देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से इस बार के चुनाव में आपने इच्छी सीट में मामला उठाया, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए, लेकिन जो कह सकते हैं कि इस बार आपके पार्टी में जिस तरह से जितना संघर्ष करके वो आपको आपने वहाँ के उम्मीदवार उतारा है, चुनाव लड़ा। लेकिन पिछले बार की अगर हम बात करें तो पिछले बार आपने देखा था कि भुवनेश्वर में था, हजारीबाग से चुनाव जीत के आए थे। तो आखिर कमी कहाँ रह गई कि आज आपकी पार्टी के पास एक भी ना विधायक है और ना सांसद है? क्योंकि हम आज़ादी के पहले से बात करेंगे तो आज़ादी के पहले, माफ कीजिएगा, झारखंड गठन से पहले की बात करेंगे तो झारखंड गठन से पहले आपका 15 से 20 विधायक हुआ करते थे। झारखंड गठन के बाद भी आपका विधायक रहे। तमाम ऐसे जगहों पर आपके कई ऐसे उम्मीदवार नजर आते थे, लेकिन आज कमी कहाँ है पार्टी में, जो शायद इस हाशिए पर पार्टी पहुंच चुकी है? देखिए, झारखंड बनने से पहले हमारा जो संघर्ष का था, बुनियाद था, हम लगातार लड़ाई लड़ते रहते। हम मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने भुवनेश्वर मेहता जी का भी नाम लिया, तो मुझे लगता है कि जिस
जिस लड़ाई को लेकर अभी झारखंड के युवा आंदोलित है स्थानीय नीति और रोजगार के खिलाफ, कि हमें बाहर के लोगों को जो रोजगार देने का काम करते, तो 1980 में ही भुवनेश्वर में, तो आज से 50 साल पहले की मैं बात करूं, 1980 में आप समझ रहे 54 साल पहले की बात है, कि उन लोगों ने कहा था कि स्थानीय लोगों की बहाली यहाँ होनी चाहिए, और उसको जिला को इकाई मानते हुए उन लोगों ने आंदोलन चलाया था। और 1980 से लेकर 1982 के बीच में 5700 लोगों ने जेल भरने का काम किया था, और तभी जाके 26 फरवरी 1982 को जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने स्थानीय नीति घोषित किया था कि किसी भी जिला में तृतीय और चतुर्थ के कर्मचारियों की बहाली उस जिला को इकाई मानते हुए वहां के लोगों का ही बहाली होगी। और जो भी बाहर से डीसी ने जितने भी है, हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जितने क्षेत्रों में उन्होंने बहालियां की थी, सबको रद्द करके जिला को इकाई मानते हुए उस समय उन्होंने यहाँ के लोगों को नियुक्ति देने का काम किया था। झारखंड बनने के बाद भी जब आपने देखा होगा कि 2002 में स्थानीय नीति के सवाल पर जब मामला आया, तो स्थानीय नीति के सवाल पर हम लोगों ने कहा था बाबूलाल मरांडी जी को कि अभी अगर आप नहीं बना पाते, उसी बिहार की नीति को अगर आप अपना लिए होते तो आज स्थिति नहीं आती। जिला को इकाई मानते हुए लोग यहाँ को स्थानीय मानते कि जो लोग यहाँ के जिला में रहते हैं, बजाते यहाँ के निवासी हैं, चाहे आप उसको किसी डरे से, तो उन्होंने उस काम को नहीं किया। पूरे राज्य को आज भी स्थानीय नियोजन नीति झारखंड में स्पष्ट नहीं है, तो हमने उसकी लड़ाई 1980 से शुरू की थी। ये जनता के बीच में हम बातों को लेके जा भी रहे, लगातार जा रहे हैं। हमने 2-3 बात और मैं कहना चाहता हूं। आज मैंने देखा है अखबारों के माध्यम से कि झारखंड सरकार के ओबीसी का जो विभाग है, जो अध्यक्ष है, उन्होंने 27% आरक्षण की बात मांग की है। फिर तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ओबीसी का मुद्दा आज से नहीं चल रहा है। ओबीसी का आरक्षण घटाया किसने, इसको जनता को जानने की जरूरत है। बाबूलाल की मरांडी की सरकार ने जैसे ही झारखंड अलग हुआ, ओबीसी का 27% आरक्षण को 14% में ला दिया, और एसटी/एससी का जो आरक्षण 14% उसको 9% में ला दिया। तो यहाँ के एसटी/एससी और ओबीसी के लोगों को सोचना चाहिए कि जिस पार्टी ने आपका आरक्षण समाप्त किया, आप उसी पार्टी को वोट देते हो, उसी का विधायक बनाते हो, तो आपके हित में कभी भी राजनीतिक या आपकी बात नहीं करेगा। अभी ओबीसी मोर्चा के लोग मांग करते कि 27% आरक्षण देना होगा। उस समय सुदेश महतो जी भी कई बार उठाते, आंसू पार्टी भी उठाते रहती है कि 27% आरक्षण देना होगा। लेकिन आरक्षण जब घट रहा था तो उस समय तो आप मंत्री थे, तो आपने एक बार भी आवाज नहीं उठाई कि क्यों आरक्षण में 27% से 14% क्यों किया जा रहा है। तो आप जब सत्ता में रहते हैं तो कुछ बातें करते हैं, जब सत्ता में नहीं रहते तो कुछ बातें करते हैं। हमने कहा विधायक एमपी होना ऐसे ही केवल राजनीति नहीं हो सकती है। हम सदन से और सड़क पर जो अपनी लड़ाई को रखते हैं, जनता के बीच में बातें रखने के 2 प्लेटफॉर्म है। अगर सदन में आवारा हो जाता तो जनता सड़कों पर उतर कर उसका विरोध करती है। आपने देखा होगा ये जो 2024 का चुनाव है, किसी गठबंधन ने चुनाव लड़ा, किसी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ की आम जनता ने चुनाव लड़ा, क्योंकि उनको दिखा कि संविधान हमारा खतरे में है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और उन्होंने तानाशाही रवैया भी देखा कि 145 सांसदों को जिस तरह से मोदी जी ने विशेष सत्र में निकालने का काम किया था, तो जनता ने इस बारीकी को समझा, तब जनता ने चुनाव लड़ा और ऐसी सरकार केंद्र में बनाने का काम किया जो बैलेंस हो, जो निर्णय जनता के द्वारा फैसला को ऐसा विपक्ष को बनाने का काम किया कि मोदी जी आप बेलगाम होकर कोई फैसला ले सकते हैं, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का। आप देखेंगे अभी आपने नीट परीक्षा की बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे जन्म में नहीं है। मोदी जी, व्यापम घोटाला का सूत्रधार कौन है? मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला का सूत्रधार भाजपा की सरकारें रही हैं। हम केंद्र की बात नहीं करें, केंद्र में तो चुनाव समाप्त हो गया। मैं थोड़ा सी बात कर रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि
अभी नीट का बहुत बड़ा मामला, उसमें झारखंड के छात्र भी प्रभावित होते हैं। मैंने कहा सूत्रधार कौन है, सूत्रधार को पहचानने की जरूरत है। जहां तक कि झारखंड की बात है, आप छोटी सी बातें होता है। अभी आपने देख रहे जेपीएससी का एग्जाम हो चाहे जेएससी के मामले को लेकर गंभीरता से सरकार काम कर रही है। हम आगे भी जो झारखंड के हित में होगा उसके लिए हम काम करेंगे। मेरा हमारा मेरा सवाल ये है कि झारखंड में चुनाव 24 में लोकसभा हुए, आप अकेले चुनाव लड़े। क्या विधानसभा जो 4 महीना के भीतर होने वाला है, उसमें भी आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के हिस्सा रहेंगे? देखिए, मैंने आपको साफ कहा कि जब गठबंधन के दल हमारे साथ कोई वार्तालाप नहीं कर रहे या पहल नहीं करते या गठबंधन बनाने में जिनकी भूमिका होती है वो अगर हमें नहीं बात करते, तो हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्वतंत्र हैं। और जब स्वतंत्र है तो चुनाव लड़ने के लिए भी स्वतंत्र है। तो हार जीत हमारे लिए मूल्यांकन नहीं है, हमारा है कि हम जनता के लिए कितना काम कर सकते हैं। हम जनता के हित में अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने का प्रयास करें। हमने तो इस बार ही कहा था कि हम 8 सीटों पर हमने घोषणा किया था। जब 8 सीटों पर घोषणा किया था, हमारी केंद्रीय कमेटी ने कहा कि हमें 4 सीट का ही केवल परमिशन दिया और आनंद फानंद में हम भी चुनाव लड़े हैं। ऐसा नहीं कि हमारा, चूंकि हम 6 महीना पहले टिकटों की घोषणा करते हैं या 2 महीना पहले टिकटों की घोषणा करते ताकि हमारे प्रत्याशी डोर टूट जाए। संसाधनों का अभाव होने के बावजूद हमने हजारीबाग में जो कैंडिडेट दिया वो नॉमिनेशन के 2 दिन पहले हमने घोषणा किया। तो इस तरह की दिक्कतें आई, चूंकि गठबंधन के दौर में केंद्रीय राजनीति में हमारे नेता उनसे बात कर रहे थे या वो बात कर रहे थे कि हम गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे चलना है। तो ये सब परिस्थितियां है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया, राज्य परिषद का हमारा जल्दी मीटिंग होने वाला है। हम अधिक से अधिक सीटों पर, अगर गठबंधन दल के लोग से हमारा तालमेल नहीं होता या बातचीत नहीं होता है, हम एक अलग लोगों का लेके, जो झारखंड के समस्याओं को लेकर, कई दल है, छोटे छोटे दल है जो समस्याओं को लेकर लगातार लड़ाई करते हैं, वो हमारे संपर्क में है कि झारखंड के हित के लिए हमें एक वैकल्पिक दृष्टिकोण से, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों में फर्क नहीं समझते हैं। फर्क इसलिए नहीं समझते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई नेता इलेक्शन के समय में जेल गए। राहुल गांधी ने एक बात आके कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी बड़ी भागीदारी। एक माइनॉरिटी के सवाल पर 7 सीटों में कांग्रेस ने एक माइनॉरिटी सीट, चाहे गोड्डा होता, कोई भी सीट, जो हिस्सेदारी देने की बात होती है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ने का काम किए। तो हमारे लोग और हमारी पार्टी आगामी जो राज्य परिषद का हमारा फैसला होगा उसमें हम तय करेंगे। अगर गठबंधन नहीं होता है तो हम कितने से अधिक सीटों पर लड़े, और एक पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने का प्रयास। ऐसा देखने को मिलता है कि मंच के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से आप हमेशा मुखालिफत करते हैं महागठबंधन के लोगों का, महागठबंधन के साथियों का, लेकिन बैकडोर से कहीं ऐसा सुनने में आता है कि आप महागठबंधन के जहां चुनाव लड़ रहे हैं उसे बैकडोर से फायदा भी पहुंचाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने साफ कहा था, जो आपने सवाल उठाया, कि हमने कहा 4 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे थे और हमारी पार्टी का स्पष्ट निर्णय था जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे, जो भाजपा को हराने में सक्षम उम्मीदवार है उसके साथ हमारा सेटलमेंट था। वोट हमारा जनता का, उसको देने का काम हम कर रहे थे। चूंकि हम अगर अपने सीटों पे जहां भी लड़ रहे हैं, हमने कहा कि ईमानदारी से, जहां नहीं लड़ रहे तो हमारे कैडर को हमारा एक निर्देश होता है कि जो बीजेपी, चूंकि हमारी लड़ाई बड़ी भूमिका में जो बीजेपी है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के खिलाफ हमारी भूमिका है ज्यादा, कि अगर हम कम नहीं लड़ रहे, जहां हमने गठबंधन के साथी है या जो बीजेपी को हराने वाले कोई भी दल का अगर साथी रहता, हम उनको समर्थन करने की घोषणा किए थे। वहां के जिला इकाई को हमने यही निर्देश किया था। आखिरी सवाल यह है कि क्या इस बार सीपीआई 81 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी, तो कितने में जीत करके उनके कैंडिडेट विधानसभा में पहुंचेंगे? देखिए, मैंने कहा 81 सीट है, उस पर हम लोग अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने का जो है स्टेट काउंसिल में फैसला लेंगे। और चुनाव हम लड़ने के लिए चुनाव जीतने के लिए लड़ने का प्रयास होता है। और हमारा इतिहास भी रहा है कि झारखंड में, झारखंड बनने के समय में, जिस समय बन रहा तो उस समय हमारे 3 विधायक थे, लेकिन कुछ जिस हिसाब से चुनावी तालमेल चल रहा है, यहाँ पैसों का जिस हिसाब से हौस खेल चल रहा है चुनावों में, तो कहीं ना कहीं हमारे साथी तुरंत घोषणा होने से
उन सब चीजों को नहीं पूरा कर पाता है, इसलिए हम लोग पहले से ही इस बार सीटों को चयनित करके उम्मीदवारों की घोषणा जल्द से जल्द करेंगे, अगर गठबंधन से हमारी बातचीत नहीं होती। मुद्दे क्या होंगे चुनाव में, लोगों के बीच में मुद्दे क्या होंगे? देखिए, हमने कहा हम आम जनता के मुद्दे, हमारा पहला मुद्दा है कि अगर रांची में है तो एचईसी को बचाने के सवाल को लेकर हम लगातार संघर्ष करेंगे। यहाँ के सीएनटी और जल जंगल जमीन की बात तो सब खत्म, सीएनटी की जमीनों की रक्षा करने के लिए हम सवाल पर है। विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है, विस्थापन के सवाल को लेकर हम लगातार करेंगे। दूसरी चीज, कैसे अधिक से अधिक युवाओं को यहाँ रोजगार मिल सके, केवल जमीन देने से नहीं, रोजगार कैसे अधिक से अधिक हम यहाँ झारखंड में सृजन करके यहाँ के लोगों को, नौजवानों को रोजगार दे, ताकि पलायन जैसी समस्या नहीं आए। और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में, वो है कृषि क्षेत्र में। जो आप देखते हैं कि केवल एक ही फसल जो झारखंड में होता है, तो हमारी पार्टी का प्रयास है कि अधिक से अधिक किसानों के बीच में कैसे, किसानों के हित में कैसे दो फसला त्रिफसला का कार्यक्रम बना। हमारा भी किसान सभा का एक बैठक भी चलने वाला, उसमें किसानों के समस्याओं को कैसे, और जो यहाँ पर सबसे बड़ा सुखाड़ है, तो किसानों को हम लोग, एक डिमांड है हमारा कि हर किसानों को 60 साल से ऊपर 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने का काम, और किसानों को बिना ब्याज का झारखंड सरकार ऋण उपलब्ध कराए, ताकि खेती वो कर सुचारू रूप से चला सके। ये हमारा प्रमुख मांगे रहेगी हमारे चुनाव के दरमियान। तो 4 महीने के भीतर झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में कह सकते हैं कि सभी पार्टियां अभी से ही रेस में नजर आ रही है। सभी अपने कार्यालय में बैठ करके नीतियां बनाना शुरू कर दिया है और आंकड़े भी जुटाने शुरू कर दिए हैं। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से 2024 का चुनाव में महागठबंधन ने प्रदर्शन किया है और जिस तरह से सीपीआई ने, कह सकते हैं कि 4 लोकसभा क्षेत्रों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 81 की 81 सीट पर ये मेहनत कर रहे हैं। और अगर अलायंस नहीं होता है किसी महागठबंधन के पार्टी की तरफ से, तो निश्चित तौर पर इनका मानना है कि आने वाले समय में 81 के 81 विधानसभा क्षेत्रों से इनके उम्मीदवार खड़े होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने पे खरे उतरते हैं और कितनी भी पार्टियां इनका जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, ओला जल संवाद, रांची।